जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज मध्यकाल में ब्रज एवं अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास से आगे सिद्ध एवं नाथ साहित्य, खुसरो साहित्य, संत साहित्य, रहीम आदि कवियों, दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली के प्रारंभिक स्वरूप एवं इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्रश्न है, इसमें जैसे प्रश्न जिस टाइप के पूछे गए हैं, ये बेसिकली आप देखेंगे तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों से जुड़ते हैं। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों से जुड़ते हैं। रही बात खड़ी बोली के प्रारंभिक विकास की, तो दो चीजें हैं कि जो खड़ी बोली है वो भी आज जो राजभाषा या साहित्यिक भाषा के रूप में जो हिंदी है, उसका मानकीकृत रूप, मतलब खड़ी बोली का ही मानकीकृत और परिनिष्ठित रूप ही आज मानक हिंदी के तौर पर प्रतिष्ठा पाती है। ठीक है, खड़ी बोली के संदर्भ में प्राय भ्रम रहा है कि इसका साहित्यिक भाषा के रूप में विकास और अवधि, मतलब साहित्यिक भाषा के रूप में जो विकास है वो अवधि और ब्रिज भाषा के बाद 19वीं शताब्दी में हुआ है। ठीक है, लेकिन ध्यान देंगे कि जैसे ही जब भाषिक परंपरा का विकास हो रहा था पुरानी हिंदी के बाद, ठीक है, जिस समय अन्य बोलियां विकसित हो रही थी, खड़ी बोली उसी समय अवधि के साथ, ब्रिज भाषा के साथ थोड़ी थोड़ी सी मात्रा में दिखने लगती है। तो इसलिए ये टॉपिक है कि प्रारंभिक स्वरूप इसका कैसा है, और फिर हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे 19वीं शताब्दी में जो खड़ी बोली है, जिसको हम लोग इसका पूर्ववर्ती नाम कौरवी या देहलवी है। ठीक है, बेसिकली कुरु प्रदेश की बोली जो दिल्ली या उसके आसपास मेरठ, पानीपत, इन सब जगहों पे बोली जाती है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे कैसे 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और नागरी लिपि का विकास होता है, जिसको हम लोग, मैंने पिछली क्लास में हिंट भी दिया था, आप लोग भी जानते होंगे। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कैसे प्रेस के विकास में, आधुनिकता के आगमन ने, ईसाई मिशनरियों के योगदान ने, ठीक है, राजनीतिक आर्थिक कारण, भौगोलिक कारण, इन सब की वजह से खड़ी बोली में 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली का विकास होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, आज हम लोग कोशिश करेंगे इससे संबंधित क्या प्रश्न आए हैं। जैसे इसमें दक्षिणी हिंदी का में प्रारंभिक बोली, जो दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली का जो प्रारंभिक स्वरूप है, इस पर प्रश्न लगभग नहीं के बराबर आए। ठीक है, दक्षिणी हिंदी की प्रमुख विशेषताएं, हर साल दक्षिणी हिंदी प्रश्न आते हैं, लेकिन खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप अभी तक नहीं पूछा है। रही बात इसकी, ये यूपीएससी में ये प्रश्न पूछे गए, यूपीपीसीएस के लिए ये टॉपिक है भी नहीं। ठीक है, ये टॉपिक यूपीपीसीएस का है भी नहीं। क्वेश्चन क्या है, ये लगभग आपको पहले से मैंने पिछली बार दिखाई थे। सिद्धनाथ साहित्य में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप, खड़ी बोली के विकास में सिद्धनाथ साहित्य का योगदान, सिद्धनाथ साहित्य में खड़ी बोली का स्वरूप। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन लगभग एक है। योगदान खड़ी बोली के विकास में, तो बस ये बता देंगे कि खड़ी बोली के विकास में ये योगदान है। प्रवृत्तियां वही रहेंगी। ठीक है, जैसे ऋणों के स्थान पर न का प्रयोग, इकारांतता, आकारांतता, अनुनासिक प्रयोग, ये सब बता देंगे कि ये जो है योगदान देता है। प्लस इसमें चर्चा कर लेंगे दोहा और चर्या पदों के मामले में, कि दोहा वगैरह कभी अच्छा नहीं, खड़ी बोली के विकास में ना, तो खड़ी बोली के विकास में नहीं, बेसिकली हिंदी साहित्य के विकास में हो जाएगा। तो खड़ी बोली के विकास में बस इतना बताना है ना। फिर हो जाएगा खुसरो की काव्य भाषा, ये पेपर 2 का क्वेश्चन है, लेकिन पेपर 1 में पूछ दिया था। ठीक है, प्रारंभिक खड़ी बोली और खुसरो की कविता, तो खुसरो कविता में क्या प्रारंभिक खड़ी बोली दिखते हैं। ठीक है, ये पेपर 1 का है। बहुभाषाविद खुसरो एवं उनकी कविता, ये भी पेपर 2 की विशेषता है, प्रश्न है। लेकिन ऐसा नहीं आप मना कर देंगे कि नहीं मैं इसमें यहाँ नहीं लिखूंगा, भाई ये अनिवार्य वाले में आया, टिप्पणी वाले में तो करना ही करना है। खुसरो की काव्य भाषा की प्रमुख विशेषताएं, तो इसमें बहुभाषाविद खुसरो एवं उसकी कविता, तो क्या बहुभाषाविद, तो कौन कौन से बहुभाषाविद, फारसी, अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग किया, खड़ी बोली का प्रयोग किया, अवधि का प्रयोग किया, ब्रज भाषा का प्रयोग किया, सबसे एक एक उदाहरण लिख करके इस में काम निपटा देना है। ठीक है, खुसरो द्वारा प्रयुक्त खड़ी बोली के स्वरूप का विवेचन कीजिए, तो कौन कौन सी खड़ी हैं। ठीक है, खड़ी बोली का क्या क्या है, तो ये आपका कोर इसमें हो जा रहा है। फिर काव्य भाषा का महत्व फिर पूछ देगा, तो अमीर खुसरो की काव्य भाषा का क्या महत्व है, ये चीजें आपको वहां पे बतानी है कि खुसरो की काव्य भाषा में क्या क्या चीजें वो नया कर रहे हैं, है ना। संत साहित्य की विशेषताएं, ये आपका पेपर 2 का क्वेश्चन है ना, जिसमें आप बताएंगे कि भाषागत विशेषताएं क्या हैं और शैलीगत विशेषताएं क्या हैं, या आप बता सकते हैं संवेदनागत विशेषताएं क्या हैं, संवेदना के स्तर पे और शिल्प के स्तर पे। तो ये दोनों चीजें आप बता सकते हैं संत साहित्य की विशेषताओं में। ठीक, फिर खड़ी बोली के विकास में संत साहित्य की भूमिका, हालांकि संत साहित्य की जो विशेषताएं, ये गौरव सर ने आपको पढ़ाया होगा मुझे, क्योंकि मेरा हम लोग का डिस्कशन होता है। किसी ने प्रश्न किया था कि सर डिंगल और पिंगल नहीं कराया, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं मैंने डिंगल और पिंगल पे भी कराया था। ठीक है, तो अगर नहीं कराया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल कराया जाएगा, है ना। फिर रहीम की कविता की मार्मिकता के प्रमुख कारण, कविता की मार्मिकता पर प्रकाश डालिए, रहीम की काव्य भाषा एवं इसकी विशेषताएं, काव्य भाषा का महत्व, रहीम की कविता की प्रासंगिकता, ये सब पेपर 2 का विषय है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा हिंट दे दिया जाएगा। ठीक है, परेशान मत होइएगा, कैसे करना है क्या करना है, ये सारी चीजें प्रॉपर आपको चर्चा की जाएंगी। अब बात करते हैं हम लोग खड़ी बोली। तो खड़ी बोली का जैसे मैंने बताया कि 19वीं शताब्दी में भले प्रमुख भाषा के तौर पर उभरती है,
लेकिन इसके पहले ये बोली के रूप में प्रतिस्थापित हो चुकी थी आदिकाल के बाद से ही, ठीक है, आदिकाल में ही। जब अवधी ब्रज भाषा का विकास हो रहा तो साथ ही साथ खड़ी बोली का भी विकास यहाँ पे शुरू हो जाता है, ठीक है, यानी कि खड़ी बोली की जो आरंभिक प्रवृत्तियां हैं ये सिद्ध एवं नाथ साहित्य से मिलती हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान देंगे। तो सिद्धनाथ की जो परंपरा है, सिद्धनाथ का जो साहित्य है, इसमें बौद्ध परंपरा, बेसिकली सिद्धों का संबंध जो है बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा या वाममार्गी बौद्धों से मानी जाती है। क्या शेरू? पल्लव, बड़ी मम्मी तनी पल्लव के बोलते हुए शेरू पहले ले जाए, डिस्टर्ब करता हूँ क्लास में, ठीक है। तो सिद्धों का संबंध जो है बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से है, ठीक है। ये तंत्र मंत्र की साधना से सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। ये सारी जानकारियां आपका पेपर 2 वाला है। तो जब भी प्रश्न पूछेगा सिद्ध एवं नाथ साहित्य में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप, तो डायरेक्ट आप क्या बताएंगे? देखिए, दो चीजें हैं, या तो पूछे सिद्ध साहित्य में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप, तब तो थोड़ी सी सिद्धों के बारे में जानकारियां दे देनी है, या पूछे नाथ साहित्य में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप, तो भूमिका में थोड़ा सा नाथ साहित्य के बारे में बता देना है, नाथों के बारे में बता देना कि सिद्धों की परंपरा में आगे नाथों का आविर्भाव दिखता है, ठीक है। लेकिन ये कथ्य एवं शिल्प के स्तर पर नाथों सिद्धों से अलग थे, और फिर उनके बारे में थोड़ी सी बातें करके बतानी है। लेकिन जब प्रश्न पूछे कि सिद्ध एवं नाथ साहित्य में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप, तो डायरेक्ट क्या बताइएगा कि सिद्धों एवं नाथों ने अपने मत के प्रचार के लिए, ठीक है, या जन भाषा के रूप में अपने मत के प्रचार के लिए, अपनी मान्यताओं के प्रचार के लिए जो भी साहित्य का सृजन किया, वही सिद्ध एवं नाथ साहित्य के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इनकी भाषा जो साहित्यिक इनकी जो साहित्यिक भाषा है वो अर्धमागधी अपभ्रंश, ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश के अति निकट है, और इसमें आरंभिक खड़ी बोली की भी प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं, जैसे घरी बैसी दीवा जाली, कोणे बैसी घंटा चाली, पंडित सवाल सत्य बखाना दे, बुद्धि बसंत न जाना, ठीक है। इसके अलावा जो वो था आगम वे पुणे ही पंडी माड़ वहंती, पक्के सिरिफल आले जिम बाहरी भमंती, ठीक है। तो कोई भी एक उदाहरण जो आपके पास याद होगा, पेपर 2 में आप 50 इसमें उदाहरण जानेंगे, ठीक है, या वाला डाल दीजिए, जय मण पौण न संचरई रवि से शिवराह पवेश ताई बड़म चित्त विषाम करू सरहे कहें उवेश, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल आप डाल सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, कोई भी एक एग्जांपल जिसमें न के स्थान पर ण का प्रयोग होता हो, इकारांतता की प्रवृत्ति हो, ठीक है, ये चीजें आप डाल सकते हैं। जानना यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको ये जानना है कि इसमें इकारांतता और अकारांतता की प्रवृत्ति है, ण के स्थान पे न के स्थान पर ण का प्रयोग है, कोणही और देहई में अनुनासिक का प्रयोग है, ठीक है। तो ये चीजें आपको जाननी है कि जो खड़ी बोली में दिखती है, ठीक है, खड़ी बोली में भी यही प्रवृत्तियां दिखती हैं। तो याद इसमें क्या करना है कि इकारांतता और अकारांतता की प्रवृत्ति है, न के स्थान पर ण का प्रयोग है, और अनुनासिक प्रयोग यहाँ पे दिखते हैं, ठीक। इन तीनों को प्रूव करने के लिए कोई भी एग्जाम्पल आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। अब फिर नाथ साहित्य में एक बार देख लेते हैं। नाथ साहित्य में भी जो कि सिद्ध की परंपरा से विकसित है, लेकिन उनके विरोधी, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जो सिद्धों की परंपरा है, जो सिद्ध थे, इन्होंने सहज शून्य और आधारित जो आंतरिक प्रवृत्ति है और पंचमकार है, इस पे बल दिया था। तो इसमें दूषित हो जाने के कारण जो अंतिम सिद्ध थे, ठीक है, मत्स्येंद्रनाथ, उनके जो शिष्य थे गुरु गोरक्षनाथ, ठीक है, हमारे यहाँ गोरखपुर का नाम भी उन्हीं के नाम पे पड़ा है, गुरु गोरक्षनाथ, इन्होंने नाथ परंपरा का नींव रखा था, जिसका प्रवर्तन किसने किया था? गोरखनाथ ने किया था। और सिद्धों की जो भोग प्रधान साधना पद्धति है, पंचमकार की पद्धति है, उसके स्थान पर संयम तथा निवृत्ति आधारित साधना पद्धति का इन्होंने सूत्रपात किया था, ठीक है। इसमें प्रमुख सिद्ध हैं चरपटीनाथ, जलंधरनाथ, भीमनाथ, नेमिनाथ, 50, ठीक है, 50 इसमें नाथ हैं। आगे हम लोग के मुख्यमंत्री ये भी नाथ परंपरा में आते हैं, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि नाथ साहित्य जो है वो सिद्ध साहित्य से भले विकसित था, लेकिन नाथ जो है वो कुछ भोग प्रधान साधना पद्धति के आधार पे संयम और निवृत्ति आधारित साधना पद्धति, जिसमें षट चक्र भेदन, ये सब प्रवृत्तियां हैं, इसका इन्होंने सूत्रपात किया था। अब इन्होंने अपने मत के प्रचार या मान्यता के प्रचार के लिए जिस भी साहित्य का रचना किया वो नाथ साहित्य हो गया, ठीक है। और संधा भाषा, ठीक है, इसमें कीवर्ड क्या रखना है कि अंतः साधनात्मक अनुभूतियों को विकसित करने के लिए इन्होंने संधा भाषा का प्रयोग किया, जिसमें खड़ी बोली की भी कुछ प्रवृत्तियां विद्यमान है, सीमित मात्रा में ऐसे ही, किंतु कुछ प्रवृत्तियां विद्यमान है। तो कीवर्ड्स जरूर प्रयोग करने हैं, ठीक है। तो इसीलिए देखिए कीवर्ड्स रखा गया है, जैसे जान के अजानी होए बात ले पछाणी, चेला हो दुआ लाभ होएगा, गुरु होयु हानि, ठीक है। इसमें भी न के स्थान पर ण का प्रयोग, ठीक है, ये सब दिखता है। इसके अलावा जैसे कुछ प्रयोग ऐसे दिखते हैं जो वर्तमान खड़ी बोली के निकट दिखते हैं, जैसे 9 लख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा,
ठीक है। तो इसमें जैसे आकारांतता की प्रवृत्ति है, एकारांतता की प्रवृत्ति है, संख्यावाची विशेषणों का प्रयोग है, ठीक है। 9 लख, है ना। पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ये पूरा जो है आपका खड़ी बोली का दिखता है ना। तो ये वाली प्रवृत्तियां जो हैं ये थोड़ी सी आपकी खड़ी बोली की दिखती है ना। इनका चर्चा आप कर सकते हैं, ठीक। अब इसको निष्कर्ष क्या देंगे, तो इसको निष्कर्ष क्या देंगे, जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे, जैसे मान लीजिए आ जाए कि सिद्धनाथ साहित्य में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप, खुसरो के साहित्य में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप, तो इसमें आप डालेंगे सीधे वही कि सिद्धनाथ साहित्यों ने जो खड़ी बोली के सिद्धनाथ साहित्यों में जो खड़ी बोली की परंपरा आगे दिखती है, इसी परंपरा में आगे खड़ी बोली का विकास परिनिश्चित भाषा के रूप में होता है और 19वीं शताब्दी में यह ब्रज भाषा को पीछे छोड़ते हुए हिंदी प्रदेश की भाषा के तौर पर प्रमुख हो जाती है और इसका मानक या परिनिश्चित रूप आज हम लोग हिंदी भाषा के रूप में देखते हैं। तो जरूर निष्कर्ष 2 लाइन का ऐसा ही लेकिन जरूर देना है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। आज एक लोग की कॉपी आई थी, बहुत सही प्रेजेंटेशन था, दिल मतलब खुश हो गया। हालांकि मैं चेक करके नहीं भेजा, लेकिन जो भी उनके सजेशन थे उनको मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से भेजा था। बहुत जबरदस्त कॉपी लिखी थी और वैसी कॉपी अगर लिख दिया, सबसे बड़ी बात क्या थी, पता नहीं वो सच बोल रहे थे झूठ, लेकिन मैं तो यही मानूंगा जो मुझे बता रहे हैं वो, ठीक है, वो जो उनको पूरी चीजें याद थी, ठीक है। ब्रज भाषा की व्याकरणिक विशेषताएं जैसे मुझे भूल जाती हैं लेकिन उनको याद थी, है ना। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप कोई भी चीज याद कर ले रहे हैं और फिर आपका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा है, तो जाहिर सी बात है जब भी आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा तो आप एकदम तोड़ मचा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया सिद्धनाथ साहित्य में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप। अब इस पे जब भी प्रश्न आएगा तो एकदम आराम से हो जाएगा, तीनों में से कोई भी सिद्धनाथ साहित्य में प्रयुक्त खड़ी बोली का प्रारंभिक रूप आराम से आप बता सकते हैं। खड़ी बोली के विकास में सिद्धनाथ साहित्य का योगदान, तो वही 9 के स्थान पर 9 का, अब जब बस कीवर्ड चेंज हो जाएगा कि खड़ी बोली के विकास में सिद्धनाथ साहित्य का योगदान, तो बताएंगे 9 के स्थान पर 9 का प्रयोग दिखता है। उदाहरण तौर पर ये आगे चल के जब खड़ी बोली का विकास होता है तो ये प्रवृत्ति ज्यादा दिखती है, ठीक है। अनुनासिक प्रयोग यहाँ पे स्टार्ट में दिखता है, आगे जाकर के ज्यादा दिखती है, बस कीवर्ड्स चेंज हो जाएंगे, चीजें वही रहेंगी। ठीक है, अगला देख लेते हैं अमीर खुसरो। खुसरो काव्य में, ठीक है, खुसरो पर दरिया प्रेम का कैसे, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। ठीक है, प्रेम पे बहुत लिखे हैं। अमीर खुसरो की काव्य में अमीर खुसरो की जितनी कविताएं हैं सब पे गाना बनाया। जी हाल में इसकी मुकुंद तो गाफिल दुराय ना बनाए बेतियां किताजे हिब्रा नदारा में जा, ऐसे करके ना। कैसे जो मैं पिया कोई उन्हें देखूं तो कैसे काटुआ दे रहते, मतलब पूरा खड़ी बोली का भी प्रयोग, अरबी फारसी का प्रयोग, है ना। अभी देखेंगे उदाहरण आगे एग्जाम्पल है। कहने का क्या मतलब है कि आज के जो जी हाल में इसकी वाला गाना है जिसमें वो क्या बात वाला कौन सा हीरो है भाई, पश्चिम बंगाल भाजपा में थे वो, जो भी हो, दादा उनको बोला जाता था यार। डांस बहुत अच्छा करते हैं, मिथुन चक्रवर्ती, ठीक है। मिथुन चक्रवर्ती के गाना है जी आलम इसकी वाला जो गाना है, उस गाने को भी, ये सारे गाने यहीं से अमीर खुसरो से ही लिए गए हैं, ठीक है। सारे गाने अमीर खुसरो के हैं, जो भी क्या नाम था उनका, जो भी मतलब गाना लिखने वाले थे, नाम मैं भूल रहा हूँ, बहुत अच्छा नाम है, दाढ़ी है नाम, एकदम दिमाग पे है, एकदम जबान पे है, लेकिन अभी मतलब कहने का क्या मतलब है कि सारी, जैसे इनका सुन बाबुल मोरे काहे को भी आए पर्दे से, सुन बाबुल मोरे, उस पे गाना बनाया। मतलब हर अमीर खुसरो का जितना भी गाना आप पुरानी हिंदी का खोजिएगा, सारे गाने आपको अमीर खुसरो में कहीं न कहीं मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अमीर खुसरो के काव्य में खड़ी बोली में, खुसरो काव्य में खड़ी बोली का आरंभिक स्वरूप क्या है, ठीक है। तो जब भी ये प्रश्न आएगा तो थोड़ा सा खुसरो के बारे में जरूर भूमिका बता देंगे। जैसे अमीर खुसरो खड़ी बोली के, अब जब से खड़ी बोली की मैं पूछा है, खुसरो काव्य में खड़ी बोली का आरंभिक स्वरूप, ठीक है। लेकिन अगर ये सब प्रश्न आ जाए, ठीक है, जैसे बहुभाषाविद खुसरो, है ना, खुसरो की काव्य भाषा की मुख्य विशेषताएं, या खुसरो द्वारा प्रयुक्त खड़ी बोली के स्वरूप की विशेष, जब खड़ी बोली का आ जाएगा तो खुसरो को खड़ी बोली का आदि कवि बता देंगे, या बता देंगे कि खुसरो जो है वो खड़ी बोली के पहले कवि हैं। लेकिन जब पूछे खुसरो की काव्य भाषा की मुख्य विशेषताएं, तो फिर वहां पे बताएंगे भूमिका में कि खुसरो जहाँ खड़ी बोली में भी कविताएं करते थे, वहीं ब्रज भाषा और फारसी, अरबी फारसी के शब्दों पर भी इनके व्यापक प्रकट थी, ठीक है। ये सब चीजें बताएंगे, तो वही कंटेंट आपका वही रहेगा
चीजें बदल जाएंगी। ठीक, तो अमीर खुसरो की अगर हम बात करें तो ये खड़ी बोली के प्रमुख कवि यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, बता देंगे लगभग इसमें 20-22 इनकी कविताएं जो रचनाएं हैं, जैसे पहेलियां, मुकरियां, दो सूखने, गजल, खलीक बारी, ढकोसला इत्यादि, जिसमें खड़ी बोली के आरंभिक स्वरूप जो है आधुनिक काल जैसे दिखते हैं। और फिर एक कोट डाल देंगे किसका, हमारे शुक्ल जी का। ठीक है, क्या उस समय भाषा इतनी घिसकर चिकनी हो गई थी जितनी अमीर खुसरो की पहेलियों में मिलती है। ठीक है, ये कमेंट था आचार्य शुक्ल का जब वो हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे थे हिंदी शब्द सागर की भूमिका में। ठीक है, वो जब देखते हैं अमीर खुसरो की भाषा, और जाहिर सी बात है आप भी पढ़ेंगे तो देखेंगे। ठीक है, जो व्यक्ति न केवल साहित्यकार है बल्कि संगीतकार भी है, शब्दकोशकार भी है, इतिहासकार भी है, एक और वो ठेठ फारसी में लिखता है, दूसरी ओर वो खड़ी बोली में लिखता है, फिर वो ब्रज भाषा में भी अपनी प्रमाणिक कविता लिखता है। उसका विषय वैविध्य भी इतना ज्यादा है। ठीक है, जैसे ज्ञानमूलक साहित्य, पहेलियां, मुकरियां लिखता है, सामाजिक समस्याओं पर चोट करता है ना, राजाओं को प्रसन्न करने के लिए कविताएं लिखता है। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि हाँ, खुसरो जो है एक मतलब बहुभाषाविद के तौर पे यहाँ पे सामने आता है। तो आप भूमिका में लिख सकते हैं डायरेक्ट कि बहुभाषाविद खुसरो खड़ी बोली के प्रमुख कवि माने जाते हैं, जिनके 20-22 ग्रंथ मिलते हैं। 100 से ज्यादा रचनाएं की 20-22 ग्रंथ मिलते हैं, जिसमें प्रमुख ही हैं। ठीक है, फिर बताएंगे कि इनमें वो खड़ी बोली की 14वीं शताब्दी के आरंभ में वो ठीक उस भाषा का प्रयोग कर रहे थे जैसी आज की आधुनिक खड़ी बोली दिखती है, जिससे आश्चर्यचकित होकर के, जो उनकी आधुनिकता है, जो उनका खड़ी बोली का शुद्ध रूप है, उसे आश्चर्यचकित होकर के शुक्ल जी ये कमेंट करते हैं। ठीक है, ये कमेंट शुक्ल जी का बता देंगे। फिर उदाहरण दे देंगे, वही एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औधा धरा, चारों ओर वह थाल पीरे, मोती उससे एक न गिरे। ठीक है, या खीर बनाई जतन से, चरखा दिया चला, आकर कुत्ता खा गया, बैठी ढोल बजा, चल पानी पीला। ठीक है, तो इसमें ये सब चीजें हैं इनकी पहेलियां, है ना। अब जो खुसरो की खड़ी बोली है ना, खुसरो यहाँ पे खड़ी बोली हिंदी और उर्दू के पहले कवि माने जाते हैं। साथ ही ब्रज भाषा में भी उन्होंने कुछ मौलिक और साहसिक प्रयोग किए हैं। ठीक है, उनकी जो खुसरो की जो खड़ी बोली है वो दूसरे जगह पे ऐसे दिखती है जैसे वहां पे जहाँ पे उन्होंने खड़ी बोली के साथ ब्रज भाषा के कुछ रूप मिलाए हैं। जैसे खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, तो वाकी, ठीक है ना, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। ठीक है, खड़ी बोली का आरंभिक स्वरूप, तो ब्रज भाषा के साथ वो खड़ी बोली के शब्दों को मिला देते हैं। ठीक है, अब इसमें प्रश्न है कि बहुभाषाविद खुसरो, तो बता देंगे कि खड़ी बोली के साथ साथ यहाँ पे उनका जो साहित्य है वो दिखता है। या खुसरो की काव्य की विशेषताएं देंगे, तो इसमें बताएंगे क्या, फिर वही कि खुसरो की जो काव्य की विशेषताएं, जैसे एक सेकंड अभी वो प्रश्न कर लेंगे, एक बार इनको देख लेते हैं। ठीक है, इन शैलियों के अतिरिक्त अमीर खुसरो ने कुछ ऐसी रचनाएं लिखी जिसमें खड़ी बोली, ब्रज भाषा और फारसी एक ही प्रभाव में शामिल है। ठीक है, मैं गाने का प्रयास करूंगा, जैसे ये वाला देखिए। ठीक है, जैसे जे हाल मिसकी मुकुंद तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतियां, किताबे हिजरा नदारा में जा, न ले काहे लगाए छतियां, सबाने हिजरा दराज चुल्फो, रोजे वल्स चूमरे को था, सखी पिया को जो मैंने देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। ठीक है, देखिए खड़ी बोली का प्रयोग कहाँ दिखता है, सखी पिया को जो मैंने देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, है ना। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। ठीक है, गुलजार नाम याद आ गया, देखो गुलजार ने लिखी थी, है ना। यक अज दिल ओ चश्म चादू बसद फरे बदर तस्की। मैं इसका अर्थ नहीं बताने वाला हूँ, है ना, इतना कठिन अर्थ है, मैं अर्थ नहीं बताने वाला हूँ। किसे पड़ी है जो जा सुनावे, पिया रिपी को हमारी बतियां। ठीक है, खड़ी बोली का आरंभिक स्वरूप दिखता है ना। या ये वाला, ठीक है, जैसे मुकरियां। ठीक है, मुकरियां, मेरे मंदिर में आवे सोते मुझको आन जगावे, जब मेरे मंदिर में आवे मुझको सोते आन जगावे, पड़त फिरत व विरह के अक्षर, ए सखी साजन ना सकी मच्छर। ठीक है, या मेरा मुंह से सिंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत, वा से चिक्कन न को दिशा, ए सखी साजन ना सकी सीता। ठीक है, ये चीजें आप बता सकते हैं। पान क्यों अड़ा, दो सूखने वाले थे, पान क्यों अड़ा, घोड़ा क्यों सड़ा, नहीं पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा, फेरे न था। भाई घोड़ा को फेरना पड़ता है, नहीं तो अड़ जाएगा, पान को नहीं फेरेंगे तो सड़ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें बता सकते हैं आप खुसरो के काव्य में। अब बात आती है कि कैसे इसका उत्तर लिखना है। ठीक है, तो भूमिका समझ में आया। भूमिका में क्या बताएंगे कि बहुभाषाविद खुसरो, इनकी प्रमुख कविताएं ये हैं। ठीक है, और 14वीं शताब्दी के आरंभ में ही खड़ी बोली आधुनिक काल के रूप में दिखती है। फिर आचार्य शुक्ल का स्टेटमेंट डाल देंगे, फिर ये सब एग्जाम्पल डाल देंगे। ठीक, अब बात आएगी बहुभाषाविद खुसरो और उनकी
जो कि पेपर 2 का विषय बहुभाषाविद खुसरो एवं उनकी कविता या खुसरो की काव्य भाषा की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है, या अमीर खुसरो की काव्य भाषा का महत्व। जब ऐसे प्रश्न आ जाएगा तो फिर इन्हीं सब उदाहरणों से खेलेंगे, लेकिन इसमें क्या बताएंगे कि संवेदना पक्ष के रूप में, आप थोड़ी सी संवेदना पक्ष के रूप में, जैसे उन्होंने ज्ञानमूलक साहित्य लिखा, जैसे भाई एक थाल मोती से अड़ा, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औदा धुरा, चारों ओर वह थाल फिरे मोती उससे एक न गिरे आसमान, ठीक है। तो ये जो ज्ञानमूलक साहित्य की उसने रचना की, ठीक है। कुछ इनके काव्य में सूफियाना भाव दिखता है, जैसे खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पीऊ को दो भय एक रंग, ठीक है। तो सूफियाना भाव भी दिखता है। तो काव्य भाषा का मतलब बताएंगे, एक तरफ जहाँ पे ये ज्ञानमूलक साहित्य की रचना करते हैं, तो महत्व जब बताएंगे ना, तो महत्व के तौर पर बताएंगे, ठीक है। तो बताएंगे एक तरफ जहाँ पे ये ज्ञानमूलक साहित्य की रचना करते हैं, वहीं पे दूसरी तरफ इनके जो काव्य हैं ज्ञानमूलक साहित्य की रचना करते हैं, फिर वहां पे एक एग्जाम्पल, ठीक है। फिर वहीं दूसरी तरफ खुसरो सूफियाना भाव भी रखते हैं, जैसे खुसरो रैन सुहा की जागी पी के संग, तन मेरो मन पीऊ को दो भय एक रंग, है ना। या वो क्या नाम है, उनके गुरु थे औलिया निजामुद्दीन औलिया, जो उनके गुरु थे, उसमें जो उनके मृत्यु पे लिखते हैं कैसे, गोरी सोवे सेज पर, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, तन मेरो मन पीऊ को दो भय नहीं, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चौं देश, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल आप डाल सकते हैं, है ना। काव्य भाषा के मत में ये बता सकते हैं कि उन्होंने समाज के प्रति भी अपना बताया था, ठीक है। जैसे वो वाला है, उज्जवल बरन अधीर तन एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है निपट पाप की खान, ठीक है। स्त्री की चिंता को बताया, जैसे भाई काहे को भी है परदेश रे सुन बाबुल मेरे, उस समय मतलब जब स्त्रियों का भाई इस्लाम का आक्रमण हुआ है, और फिर उसके बावजूद भी जो मध्यकाल जैसे अंधकार युग में वो महिलाओं की बात लिख रहे हैं, काहे को भी है परदेश रे सुन बाबुल मोरे, भैया को दिए बाबुल महिला दो हमाला, हमको तो दिए परदेश रे सुन बाबुल मोरे, इस पे भी गाना बना है ना। तो कहने का क्या मतलब है, आप इसमें ये सब चीजें डाल सकते हैं, ठीक है। तो बहुभाषाविद जब पूछेगा तो बताएंगे कि ठेठ ब्रज भाषा का उदाहरण, जैसे मेरा मुंह से श्रृंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत, वासे तीज कन्ना को उदिशा ए सखी साजन ना सखी सीसा, तो ये ठेठ ब्रज भाषा का प्रयोग दिखते हैं। वहीं खड़ी बोली का एक थाल मोती से भरा, ये वाला है ना, खड़ी बोली ब्रज भाषा का मिश्रित रूप, खड़ी बोली ब्रज भाषा और अरबी फारसी का मिश्रित रूप, ठीक है। तो ये सब चीजें आप बता देंगे, है ना। खुसरो को बहुभाषाविद वहां पे शामिल कर देंगे। तो काव्य भाषा के मत में क्या आ जाएगा, तो सारी वही चीजें जो उन्होंने बताई थी, ठीक है। काव्य भाषा के मत में वही समाज के प्रति जो उनके वो हैं ज्ञानमूलक साहित्य लिखा है, ठीक है। फिर अंत में कैसे करेंगे कि आधुनिक कविता में जो बिंब भाषा है, ठीक है, ये चीजें मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा शैली पे भी बात कर लेंगे, शैली पे, ठीक है। जैसे माधुर्य गुड़ है, ठीक है, माधुर्य गुड़ आराम से गा सकते हैं भाई, जिया मिसकी मुकुंद तगा फुल दुराय नैना बनाए बतियां, ठीक है। किताबे हिजरा न दार मेजा, न लेहू काहे लगाए छतियां, ठीक है। तो इसमें आराम से गा सकते हैं। माधुर्य गुड़ है, गेता है, ठीक है, गेता है। फिर इसमें बता सकते हैं कि इतना कठिन होने के बावजूद आतंक नहीं पैदा करती है, बल्कि सहजता के साथ पाठक के कर्ण में घुल जाती है, कानों में घुल जाती है, ठीक है। तो कर्णप्रिय है, ठीक है। गा दीजिए, गाने वाला गा दे तो फिर देखिए हिट हो जाएगा गाना, है ना। ये है ना। आधुनिक कविता में जो बिंब भाषा है, बिंबात्मकता, बिंब आपको बताता है, ठीक है। जैसे ये वाला, सखी पिया को मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, ये जब आता है ना, तो यहाँ पे आपके सामने बिंब आने लगता है। अंधेरी रात है, जो सजनी जो प्रेमिका है वो पिया को देखने के लिए अपने एकदम आतुर है, ठीक है। और सखी से बोलती है कि अगर आज मैंने पिया को नहीं देखा तो ये जो अंधेरी रात है मुझसे कटेगी ही नहीं, ऐसा लगेगा कि वो पृथ्वी का घूमना ही रोक देगी, है ना। ये वाला, किसे पड़ी है जो जा सुनावे पिया रे पी को हमारी बतियां, है ना। तो लगता है कि हाँ सामने सब कुछ घूम रहा है। तो जो उनकी कविता है, जैसे ये वाला, मेरा मुंह से श्रृंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत, वासे चिकन्ना को दिशा के सखी साजन ए सखी साजन ना सखी सीसा, लगता है कि सामने ही बैठा हुआ है शीशा, या एक थाल मोती से भरा, लगता है थाल लेके आप घूम रहे हैं। तो ये जो बिंबात्मकता है, ठीक है, चित्रों की जो भाषा है, जिसे आधुनिक कविता में बिंब भाषा या बिंबात्मकता बोलते हैं, चित्रात्मकता बोलते हैं, इनकी हर कविता में दिखता है। तो ये चीजें आप बता सकते हैं, ठीक है। दूसरा, सीधी बातों को लेकर के रोचकता के साथ, ठीक है, रोचकता, आपको ऐसा लगाएगा कि हाँ भाई पढ़ने में मजा आ जाएगा,
ठीक है, इनकी पूरी कविताएं आप पढ़ डालिए, ठीक है, खुसरो एवं उनके साहित्य आप पूरे लिख करके एकदम पढ़ डालिए, एकदम मजा आ जाएगा। भले आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन एक बार आपने सुर ताल के साथ गाना सीख लिया तो आप एकदम पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, आपको एकदम जो है मस्त समझ में आएगा। तो कविता जो है भाषा के स्तर पे आतंक नहीं पैदा करके कर्णप्रिय बन जाती है, श्रोता के साथ श्रोता को सहज बोधगम्य होती है ना, बिंब भाषा के प्रयोग दिखते हैं, माधुर्य गुण है, ज्ञता है, ये सब चीजें आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। अब बात करते हैं संत साहित्य में खड़ी बोली का आरंभिक स्वरूप। अब इसमें प्रश्न कैसा है, ठीक है, तो वही दो तरह के प्रश्न हैं। ठीक है, जैसे संत साहित्य की विशेषताएं पूछता है, ठीक है, तो जब ये प्रश्न पूछेगा तो वही निर्गुण संत आश्रय या संत काव्यधारा का आप बोल सकते हैं, जिसमें आप बताएंगे कि भूमिका में क्या बता देंगे कि यह जो काव्यधारा है भक्ति काल की आरंभिक काव्यधारा है, जिसके प्रतिनिधि कवि कबीर हैं, और अन्य कवियों में रैदास, मलुकदास, रज्जब, सुंदरदास, गुरु नानक इत्यादि हैं। ठीक है, बेसिकली इस जो काव्यधारा इसकी प्रमुख खाती क्या है, जो सामाजिक विषमताओं के प्रति जो विद्रोह की प्रवृत्ति है, ये इसका प्रमुख है। पेपर 2 में है सब कुछ, पेपर 2 में सारा चीजें गौरव सर ने पढ़ाई है, मुझे पता है ना, वही चीज आप भूमिका में यहाँ डाल देंगे जब संत साहित्य की विशेषताएं पूछेगा। लेकिन संत साहित्य में खड़ी वाली का जो स्वरूप है वो पूछेगा, तब जो है आप इसमें तब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक, तो वही, लेकिन तब भी जब खड़ी बोली का स्वरूप पूछेगा तब भी ये चीज आप भूमिका में तो लिखना है कि संत साहित्य जिसका समय 14वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक माना जाता है, इसमें भक्तिकालीन निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा जिसके प्रतिनिधि कबीर हैं, और इसी परंपरा में सुंदरदास, मलुकदास, रैदास, रज्जब, सुंदरदास इत्यादि आते हैं। ठीक है, उसका जो साहित्य है वो, या बताएंगे संतों ने अपनी जो मान्यताएं उनके प्रचार के लिए जो साहित्य रखा उसको हम संत साहित्य कहते हैं। सीधे डायरेक्ट ऐसे बता दीजिए, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट बता दीजिए कि संतों ने या संत साहित्य 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक भक्तिकालीन निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा जिसके प्रतिनिधि कवि कबीर है ने अपने मान्यताओं के प्रचार के लिए जो साहित्य रचा वो संत साहित्य के तौर पे प्रतिष्ठा पाता है, या संत साहित्य के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, इसी परंपरा में सुंदरदास, मलुकदास, रज्जब, दादू दयाल, रैदास इत्यादि आते हैं। ठीक, अब फिर आ जाएंगे उनकी कीवर्ड्स। ठीक है, जैसे सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी, तो बताएंगे इनकी जो भाषा है वो सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी कई स्थानों पर ये जो भाषा है वो इनकी भाषा में खड़ी बोली दिखती है। जैसे जो बिछुड़े हैं प्यारे से दर बदर फिरते, हमारा यार है हमें हमको इंतजारी किया। ठीक है, ये चीजें क्या बताती हैं, ये बताती हैं कि ये मूलतः खड़ी बोली से दिखती है, हमारा यार है हमें हमको इंतजारी किया। ठीक है, तो वही इकारांतता अकारांतता है ना, हमन जैसा ये जो हमन को निकाल दें, ठीक है, या दरबदर है जो फारसी शब्द है, ठीक है, दरबदर, इसको निकाल दें तो बाकी जो सारी चीजें क्या दिखती हैं, खड़ी बोली का आरंभिक स्वरूप यहाँ पे दिखता है। ठीक, जैसे आलसियों का महामंत्र, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका का गए सबके दाता राम, ये पूरा जो है आपको खड़ी बोली का इसमें आपको दिखेगा ही। ठीक है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर, तो मेरा मुझ में कुछ नहीं। ठीक है, हालांकि नहीं यहाँ पे अनुनासिक वाला प्रयोग है। ठीक है, ये मेरा मुझ में कुछ नहीं, तो अनुनासिक प्रयोग यहाँ पे दिखता है, तो ये बता देंगे कि अनुनासिक प्रयोग दिखता है, इकारांतता अकारांतता, यही सब चीजें आपको यहाँ पे बकैती करनी है। ठीक है, लाली देखकर मैं चली मैं भी हो गई लाल, लाली मेरे लाल की जित देखू तित लाल, लाली देखकर मैं चली मैं भी हो गई लाल। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं वहां पे आराम से, एकदम मस्त आराम से। ठीक, फिर एक और दरिया साहब, पलटू साहब, यारी साहब, ठीक है, ये भी लोग जो ये इन लोग की भाषा जो है वो संत साहित्य में, मतलब इनका भी साहित्य संत साहित्य में आता है। जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, गिरा हमारा शून्य में, अनर्थ में विश्राम। ठीक है, ये सब चीजें आप बता सकते हो उदाहरण दे करके। फिर वही इकारांतता अकारांतता की प्रवृत्ति और नासिक प्रयोग यहाँ पे दिखता है। ठीक है, न के स्थान पर न का प्रयोग अगर ऐसा रहे तो नहीं तो बाकी डायरेक्ट आप बताइए। ठीक है, तो अजगर करे चाकरी, ये सब एग्जाम्पल थोड़े से याद कर लेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें याद कर लेंगे। अब बात करते हैं, फिर वही एक प्रश्न और इसमें आ जाएगा, उसका मैं हिंट दे देता हूँ, हालांकि गौरव सर ने कराया, लेकिन तभी मैं संत साहित्य की विशेषताएं, तो जब भी संत साहित्य की विशेषताएं पूछेगा तो संत साहित्य की विशेषताओं में भावगत विशेषताएं और शिल्पगत विशेषताएं दोनों लिखेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार मोटी मोटा आपको जल्दी से हिंट दे देता हूं। ठीक है, भाव और शिल्प के स्तर पे, जैसे भाव के स्तर पे आप बता सकते हैं थोड़ी सी, जैसे इनका जो दार्शनिक आधार है। ठीक है, दार्शनिक आधार की चर्चा कर सकते हैं कि निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं।
ठीक है, निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं और बहुत से दर्शनों के प्रभाव हैं, जैसे नाथों की परंपरा से आते हैं, सूफियों की परंपरा का भी कुछ प्रभाव है, कुछ वैष्णव धर्म का प्रपत्तिवाद है उसका प्रभाव है, ठीक है, और जो अंतः साधनात्मक रहस्यवाद है इसका भी प्रभाव आपको यहाँ पे दिखता है, ठीक है। फिर निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, ठीक है, ब्रह्म कौन सा है, निर्गुण ब्रह्म, है ना, निर्गुण ब्रह्म का आत्मविश्वास गजब है, सामाजिक रूढ़ियों से लड़ते हैं, है ना, ये सारा पूरा आत्मविश्वास गजब है, सामाजिक रूढ़ियां वही वाला, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचरण उल्ला भाग देत, क्या बहरा हुआ खुदा है, पाहन पूजे हरी मेले, मैं तो पूजू पहाड़, तासे तो चाकी भली पीस खाए संसार, ठीक है। तो क्या बताएंगे यहाँ पे, आत्मविश्वास गजब है, ठीक है, आत्मविश्वास गजब, आडंबर का विरोध, ठीक है, गुरु को महत्व, सतगुरु मुझसे रीझ कर कहे एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, या गुरु गोविंदों कड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए, ठीक है। शास्त्रों का विरोध, ठीक है, शास्त्रों का विरोध, मैं कहता आंकन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए, ठीक है। ये सब माया का विरोध, माया ठगनी हम जानी, माया का विरोध, ठीक है। सामाजिक असमानताओं का विरोध, तू कैसे है भाई, जात पात पूछे को नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा, ये सब चीजें आप बता सकते हैं, ठीक है। अगर शिल्पगत विशेषताओं की बात करें तो शिल्पगत विशेषताओं में इनका थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे कि भाषा, तो भाषा वही संधा भाषा है, ठीक है, घुमक्कड़ी वाली, संधा भाषा नहीं, बेसिकली सदुकड़ी है, पंचमेल खिचड़ी वाली भाषा है, ठीक है। वो स्पष्ट बताते हैं कि हम लोग जो है संस्कृत को नहीं मानने वाले हैं, संस्कृत है खूब जल भाका बहता नीर, ठीक है, उलटबासी का प्रयोग करते हैं, बरसे कंबल भीजे पानी, ठीक है। काव्य रूप जो है इनकी मुक्तक शैली है ना, काव्य रूप जो है मुक्तक शैली है, छंद में दोहा, शबद, रमैनी, फाग, ये सब आपको मिलते हैं, ठीक है। इन सब चीजों की आप चर्चा वहां पे कर सकते हैं, तो वो भी प्रश्न आपका यहीं पे हो जाएगा, ठीक। अच्छा, आज का यहीं पे हो गया क्या खत्म, कोई बात नहीं। तो आज का जो वीडियो है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, एक इसमें और बच जाएगा, ठीक है। एक तो रहीम की कविता में जो है जो रहीम की कविता की मार्मिकता है, इस पे प्रश्न देख लेंगे, रहीम की कविता की मार्मिकता पे प्रकाश डालिए, या रहीम की काव्य भाषा एवं उसकी विशेषताएं देख लेंगे, ठीक है। ये हम लोग अगले वाले क्लास में देखेंगे। इसके बाद जो है दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली का स्वरूप, भले आया नहीं लेकिन प्रश्न पूछने की संभावना है, ठीक है। और रहीम की काव्य में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप, इसी के साथ देखेंगे। हालांकि जितने भी मार्मिकता वगैरह, भाषा का महत्व, ये सब आपका पेपर 2 से जुड़ जाता है, ठीक है, लेकिन हम लोग इन दोनों को करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कोई भी समस्या हो तो आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया या कोई भी उत्तर लिखने में दिक्कत हो, या अपना कंटेंट दिखाना चाहते हैं कि सर कैसा, मतलब प्रेजेंटेशन वगैरह क्या है, तो अच्छा। एक प्रश्न और मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, ये आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। जैसे ऐसा प्रश्न आ सकता है कि 19वीं शताब्दी से पूर्व विभिन्न कालखंडों में खड़ी बोली के आरंभिक स्वरूप का वर्णन कीजिए। 15 नंबर 20 नंबर में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। भूमिका देख लीजिए कैसे करेंगे, है ना। डायरेक्ट क्या बताएंगे, भाषाई विकास के क्रम में वर्तमान जो खड़ी बोली है वो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित मानी जाती है। भाषिक विकास के क्रम में जो खड़ी बोली का विकास है पुराने हिंदी के बाद ही अन्य बोलियों जैसे ब्रिज अवधि के साथ होने लगा था। तत्कालीन साहित्य की परंपरा में कई ऐसे उदाहरण हैं जो प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता, सीधे सीधे या मिश्रित रूप में खड़ी बोली के आरंभिक स्वरूप को दिखाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आप भूमिका में ऐसी चीजें बता सकते हैं, अपने मन से भी लिख सकते हैं, कुछ चीजें और ऐड करनी है तो कर सकते हैं। जैसे फिर हेडिंग डालेंगे खड़ी बोली का आरंभिक स्वरूप, तो देखिए प्रेजेंटेशन थोड़ा सा साथ साथ देखते चलिएगा, यहाँ से शुरू करना है, ये ऐसे लिखना है, ठीक है। फिर एक हेडिंग ऐसे डाल सकते हैं, हेडिंग कोशिश करेंगे ब्लैक में। जो पीसेस की तैयारी कर रहे हैं, पीसेस में मतलब जो कोर पीसेस वाले हैं, वो तो इस चीज को जरूर लिखेंगे। वहां पे पीसेस में आराम से 14-15 प्रश्न का होता है, 14 प्रश्न और 15 प्रश्न यही लिखने होते हैं। तो आपके पास पर्याप्त स्कोप है, समय की आपको मैनेजमेंट करना ही नहीं है, ठीक है। आपके पास पर्याप्त स्कोप है। तो खड़ी बोली का आरंभिक स्वरूप सिद्धों में कैसे दिखता है, ठीक है, नाथ साहित्य में कैसे दिखता है, खुसरो साहित्य में कैसे दिखता है, ठीक है, फिर संत साहित्य में कैसे दिखता है, भक्तिकालीन रहीम साहित्य में कैसे दिखता है, पकड़ी परम प्यारे सांवले को मिलाओ, असल अमृत प्याला क्यों न मुझको पिलाओ, रही मनोछे न रोसो, बैर भले न प्रीत, काटे चाटे स्वांग दोनों भांत विपरीत। ये सारे जो शब्दकोशी प्रवृत्तियां बिल्कुल खड़ी बोली की दिखती हैं। तो रहीम वाला काव्य में, रीतिकालीन काव्य में भी जाति हमारा पिता ब्रह्म है, मात पिता है राम, बिरह हमारा सुन में, अनद में विश्राम। और दक्षिण भारत में भी जो भाषिक संक्रमण है, दक्षिणी हिंदी, वहां पे भी जिसे इश्क की तीरकारी लगे उसे जिंदगी क्यों न भारी लगे,
ठीक है। तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। फिर निष्कर्ष दे देंगे कि इस प्रकार आरंभिक स्वरूप में खड़ी बोली का जो प्रमाण है पूर्व में ही मिलता है, परंतु मध्यकाल में सीमित प्रयोग के बाद 19वीं शताब्दी में अचानक विभिन्न कारकों, जैसे उदाहरण से कुछ कारक डाल देंगे, ठीक है। 19वीं शताब्दी में अचानक जो है वो ब्रज भाषा का स्थान ले लेती है और हिंदी प्रदेश पे छा जाती है। कुछ कारण बता देंगे कि प्रेस के आगमन, मिसाइल मिशनरियों का प्रयोग, इन सब के कारण जो है हिंदी प्रदेश पे छा जाती है। तो ऐसे करके आप निष्कर्ष दे करके अपने उत्तर को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में। कोई भी समस्या रहेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कॉपी वगैरह चेक करानी होगी तो @ हालांकि देखिएगा अभी समय ऐप वैप का भी काम चल रहा है, कुछ और भी जरूरी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको वो बताने का ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से। सत्य PRA अभी तक किसी ने कॉपी नहीं भेजी भाई, जिसने कॉपी भेजी थी पिछली बार, राइटिंग बहुत सुंदर है, तो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो कम से कम ये दे देंगे, ठीक है। सत्यप्रकाश इंडिया इस पे भेजेंगे। अच्छा, एक चीज और है, एक चीज और रिक्वेस्ट है आप लोग से, ठीक है। जो हम लोग प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं तो हर प्रश्न में भूमिका, मुख्य भाग कैसा आपका रहेगा, निष्कर्ष क्या रहेगा, ये चीजें भले एक कॉमन लेके चलना है, लेकिन हर चीज में प्रैक्टिस करेंगे तो उससे दो फायदे होंगे। जो 2024-2025 का जो लिख रहे होंगे, है ना, वो जो है कोशिश करेंगे कि हर प्रश्न में भूमिका, मुख्य भाग, निष्कर्ष, बार बार भूमिका एक ही लिखेंगे, बार बार निष्कर्ष एक ही लिखेंगे, तो उससे फायदा क्या होगा, मन में आ जाएगा। आप एज इट इज भले वहां पे नहीं लिख के आएंगे, लेकिन उनसे आपके कीवर्ड्स वगैरह वहां पे आप जरूर उसका प्रयोग करेंगे, जो आपको अच्छे नंबर दिलाने में योगदान देंगे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे ज्यादा प्रैक्टिस करने का, 2024-2025 वाला जो कर रहा है, और जो 2023 वाला कर रहे हैं वो एक आध प्रश्न प्रैक्टिस कर लेंगे, बाकी जो बीच में जो मसाला भरना है उसको तैयार कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।